बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 113 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा क्या असर करूंगा तुम खुद ही सोच सकते हो। यहाँ नहीं मजदान। मास्टर अली शियान ने मेरा हाथ पकड़ दिया। इसे हम साथ ले चलेंगे और फिर इससे पूछगछ करेंगे। उसी वक्त नुस्वानी चीख की आवाज़ सुनकर मैं बाहर की तरफ दौड़ा। बैग भी बरामदे में पहुंचा ही था कि ठिठक कर रुक गया। कुची और नकुची उस औरत को पकड़ कर ला रहे थे जिसे मैंने दूसरे कमरे में कपड़े ले जाकर दिए थे। उसने कपड़े पहनने के बाद पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की थी, मगर उस तरफ कुची और नकुशी मौजूद थे जो उसे पकड़ लाए थे। वो पहले से ज्यादा खौफजदा थी। छोड़ दो इसे, मैंने कहा, और फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, डरने की जरूरत नहीं। हम थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे और तुम भी आज़ाद होगी। उस लड़की को कमरे में ही छोड़कर हम बाहर आ गए। अक्सियान हमारे आगे था और मास्टर अली शियान ने उसे कॉलर से पकड़ रखा था। मैं उस कमरे में आ गया जहाँ वो दराज कामत औरत अब भी सेंटर टेबल के अंदर धंसी हुई थी। वो एंजेला थी। सेंटर टेबल का शीशा टूट जाने से वो फ्रेम के अंदर इस तरह फंसी थी कि खुद से निकल नहीं सकती थी। और शायद उसने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि कोई हरकत करने की जरूरत में टूटे हुए शीशे उसके जिस्म को मजीद जख्मी कर सकते थे। दूसरा आदमी अभी तक बेहोश था, जिसके सर पर एंजेला का डंडा लगा था। मुझे निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। वो मुझे देखते ही चीखी, मेरा जिस्म जगह जगह से जख्मी है, खून बह रहा है, मुझे निकालो यहाँ से। मेरा ख्याल ये जगह तुम्हारे लिए बेहतरीन है, मैंने कहा। कुछ देर यहाँ आराम करो और जब थक जाओ तो कोशिश करके निकल आना। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, वो चीखी। मार डालूंगी तुम लोगों को। तुम लोगों ने मेरे घर पर हमला किया है, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। शुक्र करो हम तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहे हैं, मैंने कहा। दूसरी मर्तबा सामने आओगी तो जिंदा नहीं बचोगी। इन लोगों से दोस्ती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने दरवाजे में खड़े होकर अक्सियान की तरफ इशारा किया और कमरे से बाहर आ गया। वो लड़की दूसरे कमरे में थी और मुझे यकीन था कि हमारे जाने के बाद वो एंजेला को इस मुसीबत से निजात दिला देगी। हम अक्सियान को लेकर बंगले से बाहर आ गए। स्टेशन वैगन दरख्त के नीचे मौजूद थी, लेकिन आशी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। चलने में इधर उधर देखने के बाद मास्टर अली शियान ने उसका नाम लेकर आवाज दी तो वो पार के पौधों की आड़ से निकलकर सामने आ गई। सॉरी मास्टर, वो करीब आते हुए बोली। अगर मैं गाड़ी में बैठी रहती तो आप लोग मुझे ढूंढते ही रह जाते और मैं कहीं नजर ना आती। क्या मतलब? मास्टर अली शियान बोला। थोड़ी देर पहले एक आदमी बंगले से निकलकर दौड़ता हुआ इस तरफ आया था। मुझे कुछ शुबा सा हुआ और मैं वैगन से उतरकर पौधों में छुप गई। आशी वैगन का दरवाजा खोलते हुए बता रही थी। वैगन से उतरते हुए मैंने इग्निशन से चाबी निकाली और डैशबोर्ड के नीचे एक तार भी खींच दिया। मेरा शुबा दुरुस्त निकला। उस शख्स ने वैगन में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। वो उस तरफ भाग गया। ओह, वो यकीनन महंगा होगा, मैंने कहा। हम लोग वैगन में बैठ चुके थे। आशी स्टीयरिंग के नीचे झुकी वो तार जोड़ रही थी जिसे उसने खुद खींचा था। फिर वो सीधी होकर बैठ गई और इंजन स्टार्ट कर दिया। क्या एंजेला पुलिस को इतला देगी? मैंने मास्टर अली शियान की तरफ देखते हुए कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता, मास्टर ने जवाब दिया। वो खुद भी एक बदनाम औरत है, पहले से पुलिस की लिस्ट पर है। उसने खतरनाक मुजरिमों को पनाह दे रखी थी। पुलिस को इस वाक़े की इतला देकर वो अपनी गर्दन नहीं फंसवाएगी। मैंने मुड़कर अक्सियान की तरफ देखा। वो पिछली सीट पर कोची और नकुशी के बीच में बैठा हुआ था। वैगन हरकत में आ चुकी थी। इस मरतबा आशी ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इस वक्त अगरचे रात का 1 बज चुका था, मगर कस्बे के बाद इलाकों में थोड़ी बहुत रौनक नजर आ रही थी। ऐसी जगहों पर किसी थिएटर या नाइट क्लब की वजह से इक्का दुक्का रेस्टोरेंट भी खुले हुए थे। एक मोड़ घूमते ही आशी को वैगन की रफ्तार कम कर लेनी पड़ी। सामने पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। आशी ने मास्टर की तरफ देखा और उसका इशारा पाकर वैगन रोक ली। वो 4 पुलिस वाले थे। 3 राइफलें तान कर खड़े रहे और चौथा वैगन की ड्राइविंग साइड पर आ गया। उसने पहले आशी को देखा और फिर मोहतात अंदाज में आगे झुककर वैगन के दूसरे मुसाफिरों को देखने लगा। बस अली शियान के चेहरे पर नजरें पड़ते ही वो चौंक गया। उसने अदब से भो किया और सीधा होते हुए बोला, मास्टर, इस वक्त आप शाओयांग में? एक जरूरी काम से आए थे, मास्टर ने जवाब दिया। क्या बात है? ये चेकिंग किस सिलसिले में हो रही है? स्ट्रीट एम के एक मकान में एक औरत को कत्ल कर दिया गया है। कातिल की तलाश में चेकिंग हो रही है, पुलिस अफसर ने जवाब दिया। उसने एक बार फिर अदब से भो किया और अपने मातहतों को गाड़ी के सामने से हट जाने का इशारा किया। वो पुलिस अफसर भी मास्टर अली शियान का शागिर्द रह चुका था। मास्टर की मौजूदगी इस वक्त काम आ गई थी। अगर मास्टर हमारे साथ वैगन में ना होता तो पुलिस वाले हमें वैगन से उतार कर चेक करते और अक्सियान के पेट पर बंधी हुई खून आलूद पट्टी हमें फंसा देती। हाजी के बंगले पर पहुंचते ही अक्सियान को एक कमरे में पहुंचा दिया गया। मास्टर ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में अक्सियान के अलावा सिर्फ मैं और मास्टर थे। तुम पहले से जख्मी हो, मैंने अक्सियान की तरफ देखते हुए कहा। अगर तुम मजीद तकलीफ से बचना चाहते हो तो मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब देते रहो। बसूरत दीगर इस वक्त तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, अक्सियान कराते हुए बोला। लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हारी मौत के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं। बैगा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बैगा से तो हम बाद में निमट लेंगे, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। बैगा से तुम्हारी मुलाकात कब और कैसे हुई थी? वो पहले तो खामोश रहा, फिर मेरे हर सवाल का जवाब देता चला गया। अक्सियान के कहने के मुताबिक बैगा से उसकी मुलाकात शाओयांग ही में हुई थी। बैगा को किसी तरह पता चल गया था कि अक्सियान से मेरी चपकलश चल रही है
और मुझसे बदला लेने के लिए ही यहाँ आया था। बैगन ने उसे पेशकश की कि अगर इक्सियान मुझे अगवा करके उस इलाके से बाहर निकाल ले जाने में उसकी मदद करे तो उसे न सिर्फ एक खतीर रकम दी जाएगी बल्कि वो चाहे तो उसके साथ गोल्डन ट्राई एंगल भी जा सकता है। मैंने मंशन को एक बड़ी रकम का लालच देकर तुम्हें अगवा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, अक्सियान ने कहा। मंशन शाओलिन का सबसे सीनियर और माहिर मार्शल आर्टिस्ट था। उसे आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया था, मगर तुमसे वो खतरा महसूस करने लगा। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम उसके मुकाबले आओगे और वो तुमसे शिकस्त खा जाएगा। इस खौफ ने उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर दी थी। मैंने उसे तुम्हारे अगवा की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसने ब्लू पाइप के जरिए तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की, मगर तुम्हारी बजाय कोई और लड़का जहरीली सुई का शिकार हो गया। फरार की कोशिश में मंशन तुम्हारे हाथ लग गया और तुमने जिस तरह उसकी पिटाई की उसका भी मुझे पता चल गया था। उसे शायद यकीन था कि तुम लोग उसे तशद्दुद का निशाना बनाओगे, इसलिए उसने साइनाइड का कैप्सूल खाकर खुदकशी कर ली। और बोरूतांग को तुमने कत्ल क्यों किया, मैंने पूछा। बोरूतांग ने खुद अपनी मौत को आवाज दी थी, अक्सियान ने कहा। मंशन से मेरी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी और हमें ये सारी बातें वहीं हुई थी। बोरूतांग वहाँ कहीं करीब ही बैठा हुआ था और उसने हमारी बातें सुन ली थी। उस वक्त वो कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब मैं दरिया पर तुम्हारे अगवा की कोशिश में नाकाम और जानकी के हाथों जख्मी होकर उसकी कार पर शाओयांग आ रहा था तो बातों ही बातों में उसने बता दिया था कि उस रोज उसने रेस्टोरेंट में मेरी और मंशन की बातें सुन ली थी। मैं एकदम चौंक गया। वो मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता था। मैं उसे अपने ठिकाने तक ले गया जहाँ मैगा भी मौजूद था और फिर मैगा से मशवरा करने के बाद मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। मैगा का कोई और ठिकाना, मैंने पूछा। वो एंजेला के बंगले से भागकर कहाँ जा सकता है? मुझे उसके किसी और ठिकाने का इल्म नहीं, अक्सियान ने कहा। एंजेला से उसका क्या ताल्लुक है? मैंने एक और सवाल किया। एंजेला एक औरत है, उसके पास कोई भी शख्स जा सकता है, अक्सियान ने कहा। मैगा ने उसे तय कर लिया था कि वो जब तक उसके पास रहेगा कोई और मर्द वहां नहीं आएगा। उस शख्स को किसने मरवाया था जो उस रोज शाओलिन से तुम्हारे साथ आया था, मैंने पूछा। वो ताऊ, अक्सियान बोला। वो बहुत बुज़दिल आदमी था। हमने फैसला किया था कि उसे यहाँ से भगा दिया जाए, मगर वो कमबख्त शाओलिन पहुंच गया। मैगा के आदमी उसकी निगरानी कर रहे थे। मैगा ने अपने आदमी को हुक्म दे रखा था कि अगर वो कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। ताऊ तकरीबन 1 घंटे तक मैगा के आदमियों की निगाहों से ओझल रहा था। वो जब दोबारा नजरों में आया तो उसके साथ 2 लड़कियां और एक आदमी भी था। वो खुद लंगड़ा कर चल रहा था। मैगा के आदमी को शुबा हुआ कि कोई गड़बड़ जरूर है। उन्होंने उसे कार से कुचल कर मार डाला और उन लड़कियों उस आदमी को डराने के लिए वापस जाते हुए एक हवाई ब्रेस्ट मार दिया। जानते वो 2 लड़कियां और उनका साथी कौन था, मैंने पूछा। अक्सियान ने नफी में सर हिलाया। वो मैं था और मेरे साथ कामनी और चीकू थी, मैंने कहा। कल कामनी ने तुम्हें और ताऊ को मोरूतांग की कार में जाते हुए देख लिया था और आज हम एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे थे कि कामनी ने ताऊ को देख लिया। हमें मोरूतांग के कत्ल का पता चल चुका था। हम ताऊ से तुम्हारा और मैगा के ठिकाना मालूम करना चाहते थे, इसलिए हमने उसका ताकुब शुरू कर दिया। ताऊ को शुबा हो गया। उसने पहाड़ियों की तरफ जाकर हमें चकमा देने की कोशिश की, मगर हमारे काबू में आ गया और उसने सब कुछ बता दिया। एंजेला के बंगले का भी पता उसी ने बताया था, लेकिन वो बेचारा मारा गया। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम्हारे यहाँ तो इतने बेगुनाह मारे जा चुके हैं कि तुम्हें कम अज कम 10 मरतबा फांसी के फंदे पर लटकाना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, अक्सियान गिगियाते हुए बोला। मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और आइंदा तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ क्या करना है इसका फैसला मैं नहीं, मास्टर करेंगे। मैंने लीशी जान की तरफ इशारा किया। प्लीज मास्टर, मैं जख्मी हूँ, मुझ पर रहम खाओ। अक्सियान रोता वो मास्टर लीशी जान के कदमों में गिर गया। बस ने उसे ठोकर मारकर पीछे गिरा दिया। मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो भी मेरी तरह किसी बेरहम और जालिम को माफ करने का कायल नहीं था। मैं पहले भी शायद 1-2 मरतबा बता चुका हूँ कि जालिम जब किसी पर जुल्म करता है तो अपने आप को खुदा समझ बैठता है, लेकिन जब अपनी जान पर बनती है तो खुदा याद आने लगता है और रहम की भीख मांगने लगता है। हकीकतन ये लोग बहुत बुज़दिल होते हैं, किसी का एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और मेरे ख्याल में धरती को ऐसे लोगों के बोझ से हल्का कर देना ही बेहतर होता है। अक्सियान के हाथ पर बांध कर इसे फर्श पर डाल दिया गया और जब हम कमरे से बाहर आए तो हाशी शबे ख्वाबी के रवायती चीनी लिबास में थी। ये लिबास ढीला ढाला था, लेकिन जिस्म का कोई सा नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि गाउन नुमान लिबास की आस्तीन भी बहुत लंबी थी और हाथ भी छुपे हुए थे। जब वो हमारे लिए चाय बनाने लगी तो उसे आस्तीनें ऊपर तक उड़स लेना पड़ी। हम सुबह 4 बजे तक वहीं रहे और फिर अक्सियान के बारे में चियांग शाओ और आशी को हदायत देकर शाओलिन के लिए रवाना हो गए। अपने कैंप में पहुंचकर मुझे सिर्फ आधा घंटा आराम करने का मौका मिल सका और फिर मैं तैयार होकर 5:30 बजे पहाड़ी पर पहुंच गया, जहाँ मास्टर हैंग पाई हस्बे मामूल मुझसे पहले ही वहां मौजूद था। मैंने गिरचे जानकी को आज भी नहीं जगाया था, लेकिन मैं खुद अपनी ची की प्रैक्टिस में कोई नागा नहीं करना चाहता था। प्रैक्टिस के इख्तिताम पर हस्बे मामूल मास्टर हैंग पाई कुछ देर मुझसे बातें करता रहा और फिर जब मशरक की एक पहाड़ी की चोटी की आड़ से सूरज ने सर उभारा तो मास्टर हैंग पाई ने सूरज के सुर्ख गोले पर नजरें जमा दी और मुझे वहां से उठने का मौका मिल गया और मैं जॉगिंग करता हुआ वहां से दूर निकल गया। मैं वापस आया तो जानकी वगैरह नाश्ते पर मेरा इंतजार कर रही थी।
जानकी ने सबसे पहले मुझसे सवाल किया था कि गुज़िश्ता रात क्या हुआ था। मुझे सीजर हैंड डिफेंस की प्रैक्टिस करते हुए कई हफ्ते गुजर गए थे। उस रोज मास्टर ली शियान खुद मेरे मुकाबले पर आ गया। वो मुझ पर ऐसे वार कर रहा था जिन्हें मैंने सीजर हैंड डिफेंस टेक्निक से रोका था। शुरू में तो मुझे कुछ नाकामी हुई, लेकिन मुसलसल प्रैक्टिस से मुझे अमली तजर्बा होता चला गया। एक मरतबा जब ली शियान ने हमला किया तो उसका हाथ नीचे आने से पहले ही मैंने बड़ी फुर्ती से दोनों बाजू इस तरह अपने सामने कर लिए कि कलाइयां कैंची के ब्लेड की तरह एक दूसरे को क्रॉस करने लगी। मास्टर का बाजू उसकी कलाई से जरा पीछे उस क्रॉस पर पड़ा। मैंने अपने दोनों हाथों की बंद मुट्ठियों के पुष्ट को आपस में मिला लिया। इस तरह मास्टर का बाजू मेरे क्रॉस के शिकंजे में फंस गया। गुड। मास्टर ली शियान मुस्कुरा दिया और फिर अचानक वो चीखा, जोर लगाओ, दबाओ मेरे बाजू को। मेरी पूरी कुव्वत मेरी बाहों में आ गई। मेरी बंद मुट्ठियों के जोड़ सफेद होने लगे। मास्टर ली शियान का बाजू शिकंजे की तरह मेरी कलाइयों के क्रॉस में फंसा हुआ था। तुम्हारा जोर कंधों में नहीं, कूनी से आगे उंगलियों की पोरों तक होना चाहिए। मास्टर ने एक बार फिर चीख कर कहा, गुड, लेकिन तुम्हारी कूनियों के दरमियान फासला बढ़ रहा है, इसे रोको। वेरी गुड। और अब देखो मैं अपना बाजू किस तरह छुड़ाता हूँ। मास्टर चलने में जोर आजमाई करता रहा, फिर उसने येल करते हुए अपने बाजू को इस तरह झटका दिया कि वो मेरे शिकंजे से निकल गया। बहुत खूब। मास्टर ने मेरा कंधा थपथपाया और अपनी कलाई सहलाने लगा। प्रैक्टिस की जरूरत है। चंद रोज की प्रैक्टिस से इस काबिल हो जाओगे कि हरीफ के बाजू की हड्डी तोड़ सको। और इस तरह मेरी प्रैक्टिस जारी रही। मास्टर ली शियान ने मुझे वो टेक्निक भी सिखा दी, जब अपना हाथ हरीफ के शिकंजे में फंस जाए तो उसे किस तरह आजाद कराया जा सकता है। 3-4 हफ्तों की मजीद प्रैक्टिस के बाद मैं उस टेक्निक में महारत हासिल कर चुका था। उन्हीं दिनों एक कैंप के सालाना चैलेंज मुकाबलों की तैयारियां हो रही थी। उस तकरीब में उस कैंप के कामयाब उम्मीदवारों को डिग्रियां भी दी जाने वाली थी। हमारे कैंप को भी मदऊ किया गया, लेकिन फिर अचानक उस कैंप की तकरीब मुलतवी कर दी गई। अगरचे उस इल्तवा की वजह छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बात छुपी ना रह सकी। ये इंकशाफ सबके लिए नहायत सनसनीखेज साबित हुआ कि उस कैंप की लड़कियां और 3 लड़के हीरोइन इस्तेमाल करने लगे थे। वो पांचों अपनी ट्रेनिंग के आखिरी टेस्ट में हिस्सा लेने वाले थे। कामयाबी पर उन्हें डिग्रियां दी जाती और वो अपने अपने मुल्कों को रवाना हो जाते। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शाओलिन में फैल गई और फिर नए नए इंकशाफात होने लगे। हर कैंप का कोई ना कोई लड़का या लड़की इस लानत में मुब्तला पाया गया और बदकिस्मती से हमारे कैंप के 2 लड़के भी इसका शिकार हो गए। किसी भी खेल में कोई नशा नुकसानदेह होता है, ये स्टेमिना को तबाह कर देता है। मैंने कभी किसी को सिगरेट तक पीते हुए नहीं देखा था। हेरोइन के नशे के तबाह को नसरात तो मैं अपनी आंखों से देख चुका था। इस जहर ने मेरी थाई को मुझसे छीन लिया था। नशे के आदि लड़कों को कैंप से निकाल देना कोई हल नहीं था। जरूरत इस बात की थी कि उन लोगों को तलाश किया जाए जो ये जहर उनके खून में फैला रहे थे। इब्तदाई पूछगछ से ये पता चल गया कि कैंपों में हेरोइन को मुतारफ हुए 1.5-2 महीने से ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। मेरे दिल में मेगा तैराड का नाम उभर आया। तकरीबन 2 महीने पहले उसे यहाँ देखा गया था। उसका ताल्लुक चूंकि इसी बिजनेस से था, इसलिए उस पर शुबा फितरी बात थी। उसके बाद अगर ये यहाँ नजर नहीं आया था, लेकिन जरूरी नहीं था कि वो खुद ही यहाँ आकर पुड़ियाँ बांटता फिरे। ये काम तो वो किसी से भी ले सकता था। मेरे दिल में 2 नाम और थे, जर्मन ट्रूडर और उसका लंबे बाल वाला बरतानवी साथी जो 2-3 मरतबा हमारे हाथों पिट चुके थे। वो दोनों इसी फितरत के थे कि पैसे के लिए इस किस्म का कोई भी काम कर सकते थे, लेकिन उन्हें भी कई रोज से शाओलिन में नहीं देखा गया था। मैंने मास्टर ली शियान से अपने शुबे का इजहार किया और फिर हमने खुफिया तौर पर तहकीकात शुरू कर दी। कुछ ही मेरे साथ था। हम हेरोइन इस्तेमाल करने वालों से पूछते रहे कि उन्हें पुड़ियाँ कौन सप्लाई करता था, मगर कोई भी नाम बताने को तैयार ना था। उन्हें या तो बुरे नताइज की धमकियां दी गई थी या ये खौफ था कि अगर सप्लायर पकड़ा गया तो वो लोग इस नशे से महरूम हो जाएंगे। मिलाकर किसी दूसरे कैंप की एक लड़की मेरे हाथ लग गई। वो थाईलैंड की रहने वाली थी और इत्तफाक से मास्टर हुसैन से मार्शल आर्ट की इब्तदाई तरबियत हासिल कर चुकी थी। मैंने उसे अपने बारे में बताया तो वो चौंक सी गई। उसने बैंकॉक में मेरा नाम जरूर सुना था, लेकिन मुझे देखा कभी नहीं था। उसका ख्याल था कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन नामों और वाकयात के हवाले काम कर गए। अगर मैंने उनके बारे में बताया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शांति नामी उस लड़की ने कहा, वो मुझे पुड़िया देना बंद कर देंगे। पुड़िया मैं तुम्हें दूंगा, डरो नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम बताओ वो कौन है? मैंने कहा, और ये बात तुम्हें ज़हन में रखनी चाहिए कि हेरोइन तुम्हें तबाह कर देगी, खोखला कर देगी तुम्हें, और तुम कभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकोगी। ये नशा तुमसे जिंदगी छीन लेगा और तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम बैंकॉक की रहने वाली हो, वहाँ तुमने कदम कदम पर ऐसे अंदोनाक मनाजिर देखे होंगे। चाइना टाउन में टक्सन स्क्वायर पर गुंजान आबादी की हर गली के मोड़ पर तुमने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो हेरोइन की लानत का शिकार होकर मफलूज हो चुके हैं। वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी जिंदगी खुद उनके लिए बोझ बन गई है। जीओश लोग उन्हें नफरत भरी नजरों से देखते हैं, उन्हें हमदर्दी के काबिल भी नहीं समझते। हमदर्दी तो उनसे होती है जो ज्यादती और जुल्म का शिकार हुआ हो। वो जो शख्स जान बूझकर आग में कूद रहा हो, उसे हमदर्दी कैसी? वो सड़कों पर पड़े भीख के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, मगर उन्हें भीख भी नहीं मिलती। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो? नहीं शांति। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया
ये हाथ भीख के लिए नहीं है, इनमें तो बड़ी कुव्वत है। दूसरों को सहारा देने की बेपनाह ताकत है इन हाथों में। तुम इन हाथों की ताकत क्यों सुलभ कर लेना चाहती हो? हीरोइन तुम्हारी इन हाथों से तुम्हारे पूरे जिस्म से जिंदगी निचोड़ लेगी। नहीं शांति, तुम तो बहुत बड़ी मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती हो। यहाँ तक आने के लिए तुमने न जाने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की होंगी, कितने कठिन मराइल से गुजरी होगी, लेकिन चुटकी भर पाउडर ने तुम्हें ढेर कर दिया। तुम्हारे जिस्म की सारी शक्ति निचोड़ कर रख दी। क्या तुम हार मान जाओगी, शिकस्त खा जाओगी? एक बात याद रखो, कोई सच्चा मार्शल आर्टिस्ट आसानी से शिकस्त नहीं खाता। वो बुराइयों को फरोग नहीं देता और ना ही उनके फैलाव का जरिया बनता है। तुम तो एक सच्ची मार्शल आर्टिस्ट हो। इस फन से मोहब्बत ही तुम्हें अपने घर से हजारों मील दूर यहाँ खींच लाई है। क्या तुम सब कुछ जाया कर दोगी, अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर दोगी? नहीं शांति, तुम अपने साथ ऐसा नहीं होने दोगी। इस बुराई को रोकने में हमारी मदद करो। तुम अकेली नहीं हो, और अभी बहुत से लड़के और लड़कियां इस लानत का शिकार हैं। वो सब बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें बचाने में हमारी मदद करो। तुम उन लोगों के बारे में बता दो जो ये जहर फैला रहे हैं, और यकीन करो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे वो। वैसे भी ये इब्तदाई मरहला है, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और मार्शल आर्ट में जरूर नाम पैदा करोगी। शांति सर झुकाए खामोशी से मेरी बातें सुनती रही, और जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा शांति, मैंने उसके आंसू पूछते हुए कहा, बता दो उनके नाम, हम आज ही उनसे निपट लेंगे। शांति कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके होंठ कपकपा कर रह गए। मैं उसकी हौसला अफजाई करता रहा और फिर उसने वो नाम बता दिए। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। मेरा शुबा दुरुस्त निकला था। वो जर्मन ट्रूडर और उसका लंबे बालों वाला साथी माइकल थे, मगर उन लोगों को तो बहुत दिनों से यहाँ नहीं देखा गया। वो तुमसे कैसे राब्ता करते हैं? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो दोनों शाओयांग में रह रहे हैं, शांति ने बताया। हर तीसरे रोज यहाँ आते हैं। उन्होंने गैशिस बार को अपना अड्डा बना रखा है, जहाँ काफी शाप है। वो उससे जरा हटकर दरख्तों के नीचे एक बेंच पर बैठे रहते हैं और जरूरतमंद वहां जाकर उनसे पूड़ियां ले लेते हैं। 3 दिन बाद मैं बड़बड़ाया, वो आखिरी मरतबा कब आए थे और अब किस रोज आएंगे? 2 दिन पहले आए थे, अब वो कल आएंगे। शांति ने जवाब दिया। वो रात 8 से 10 बजे तक वहाँ बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि वो लोग हीरोइन कहाँ से लेते हैं? नहीं, शांति ने नफी में सारी लाया। मुझे नहीं मालूम। ठीक है शांति, मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। कल वो यहाँ आएंगे और वापस नहीं जा सकेंगे, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मुझे उनके बारे में किसने बताया था। मैं तुम्हारे मास्टर से बात करता हूँ, आज ही तुम्हारा इलाज शुरू कर दिया जाएगा और तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। शांति को 25-26 साल रही होगी। उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर इज़्महलाल वादे तौर पर नजर आ रहा था, और ये पसमर्दगी हीरोइन के इस्तेमाल का नतीजा थी। ये भी अच्छी बात थी कि बर वक्त पता चल गया था। अगर चंद हफ्ते मजीद गुजर जाते तो वो नुचड़ कर रह जाती। मैं जब रुखसत होने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ कर रोक लिया। एक बात तुम भी सच सच बता दो, वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। क्या तुम वही वजदान हो जो तुम्हें इसमें शुबा नहीं होना चाहिए? मैंने उसकी बात काट दी। मैं वही वजदान हूँ जिसने बैंकॉक में मुनशियात के सबसे बड़े ताजर और बदमाश टाइगर की गर्दन मरोड़ी थी। पेड्रू भी मेरे हाथों ही जाननुम वासिल हुआ था। वैसे क्या तुम डॉक्टर जानकी देवी को जानती हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। शांति ने गर्दन हिला दी। बैंकॉक में उसका नाम भी तुम्हारे नाम के साथ सुना जाता था, और एक और औरत भी थी तुम्हारे साथ। हाँ, याद आया, उसका नाम थाईवांग था। हाँ, थाईवांग। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। अब इस दुनिया में नहीं रही। जानती हो उसकी मौत कैसे हुई थी? मैं चंद लम्हों को खामोश रहा, फिर बोला। वो मेरे दुश्मनों के हाथ लग गई थी। कई रोज तक उनकी कैद में रही। इसी दौरान में उसे कसरत से हीरोइन के इंजेक्शन दिए जाते रहे, और जब मैंने उसे दुश्मनों की कैद से आजाद करा लिया तो उसके बदन से जिंदगी का सारा रस निचोड़ दिया गया था। हीरोइन ने उसे मौत के तारीख गार में धकेल दिया। मैं वो लम्हात कभी नहीं भूल सकूंगा जब थाई ने मेरी आगोश में जिंदगी का आखिरी सांस लिया था। मुझे अफसोस है, शांति ने कहा। और डॉक्टर जानकी देवी? वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी। जानकी मेरे साथ है, यहाँ शाओलिन में। मैंने जवाब दिया। हाँ, 1-2 दिन बाद मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, मैंने कहा। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और शांति से उसके बारे में पूछने लगा। उसका दादा हिंदू था, अरसा पहले रोजगार की तलाश में थाईलैंड आया था और फिर यहीं आबाद हो गया था। उसे शादी भी बैंकॉक की हिंदू बरादरी में की थी। वो कट्टर हिंदू था, मगर उसके बेटे शांति के बाप ने बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया था। इस तरह शांति और उसके बहन भाई भी बुद्ध के पैरोकार थे, लेकिन हिंदू बरादरी से भी उनके ताल्लुकात इस्तवार थे। डॉक्टर जानकी को वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। अब मैं चलता हूँ शांति, मैंने उठते हुए कहा। आज ही से तुम्हारा इलाज शुरू हो जाएगा, और तुम्हें वादा करना होगा कि आइंदा तुम इस लानत के करीब नहीं जाओगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, शांति ने सारी लाया। मैंने वापस आकर मास्टर लेशी जान को सूरत हाल से आगाह किया, और फिर हम रात गए तक शाओलिन के दूसरे मास्टरों से राब्ते करते रहे, और मिलाकर सब लोग एक प्रोग्राम पर मुत्तफिक हो गए। शांति से तवील मुलाकात के बाद मेरे तमाम शुबात की तस्दीक हो गई थी। मेगा तेराड ही यहाँ से हीरोइन लेकर आया था, और ट्रूडर और माइकल उसके एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। उन दोनों के बारे में मैं पहले भी तफसील से बता चुका हूँ कि वो किस कुमाश के थे। दूसरे रोज शाम का अंधेरा फैलते ही कुछ लड़के गैशू पार्क में इधर उधर फैल गए थे।
उनका ताल्लुक शाओलिन के मुख्तलिफ कैंपों से था। उनका पार्क में दाखिल होने और बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे महज वक्त गुजारने के लिए आए हों। दो लड़के काफी शाम में बैठ गए, वो भी एक दूसरे से ला ताल्लुक और अलग अलग बैठे थे। मैं भी अंधेरे में एक दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा था। मुझसे कुछ फासले पर कोची भी मौजूद था। जिस बेंच की निशानदेही शांति ने की थी वो काफी शाम से तकरीबन 15 गज दूर एक दरख्त के नीचे थी और वहाँ इस वक्त 2 आदमी बैठे हुए थे। अंधेरे में अगरचे उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, मगर वो ट्रूडर और माइकल नहीं थे। शांति ने बताया था कि वो रात 8 से 10 बजे तक वहाँ बैठते थे। इस वक्त 8:30 बज रहे थे। वो अभी तक नहीं आए थे और मैं सोच रहा था कि उन्हें कोई शुबा तो नहीं हो गया। हमने इस मामले में बड़ी राजदारी से काम लिया था। अगर हम चाहते तो पुलिस को उनके बारे में इतला दे सकते थे, लेकिन तमाम मास्टर्स का मुत्तफिका फैसला था कि उन बदमाशों से अपने तौर पर निपटा जाए। 9:15 बजे के करीब पार्क के बाहर एक कार आ रुकी। वहाँ रोशनी थी। 2 आदमी कार से उतरकर पार्क में दाखिल हुए और इधर उधर देखते हुए उस बेंच की तरफ चलने लगे। उन दोनों को पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। ट्रूडर ने कंधे पर कपड़े का एक थैला लटका रखा था। वो दोनों उस बेंच पर आकर बैठ गए। पहले से बैठे हुए दोनों आदमी वहां से उठकर चले गए थे। उन दोनों के बेंच पर बैठने के थोड़ी देर बाद 2 लड़के वक्फे से आकर उनके करीब रुके। हाथ मिलाए गए और लड़के चले गए। ये लड़के उनके गाहकों में से थे और पहले से उनके इंतजार में बैठे थे। प्रोग्राम के मुताबिक पार से निकलते ही इधर उधर फैले हुए हमारे लड़के उन्हें पकड़ कर ले जाते। ट्रूडर और माइकल के गाहकों में शांति ही वाहिद हस्ती थी जिसे हमारे प्रोग्राम का इल्म था और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसे भी खरीदार बनकर आना था और मुझे उसी का इंतजार था। शांति 9:15 बजे के करीब पार्क में दाखिल हुई। वो कुछ सहमी और खौफजदा सी लग रही थी। वो जैसी पार्क में दाखिल हुई मैं भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और गैर महसूस अंदाज में बेंच की तरफ चलने लगा। ट्रूडर ने एक मरतबा मेरी तरफ देखा जरूर था, मगर अंधेरा होने की वजह से वो मेरी शक्ल नहीं देख सका था। शांति उसके करीब पहुंच चुकी थी। उसने पैंट की जेब से कुछ नोट निकालकर ट्रूडर की तरफ बढ़ा दिए। ट्रूडर ने नोट लेकर थैले में डाल दी और थैले ही में से एक पुड़िया निकालकर शांति की तरफ बढ़ा दी। लंबे बालों वाला माइकल बेंच पर बैठा खंजर को उंगलियों में घुमा रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इस मामले से बिल्कुल लाताल्लुक हो। ठीक उस वक्त जब ट्रूडर शांति को हेरोइन की पुड़िया दे रहा था, मैं उनके सामने पहुंच गया। मुझे देखते वो दोनों एक झटके से उठकर खड़े हो गए। माइकल ने खंजर तान लिया। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। वो मेरे सामने खंजर लहराते हुए हो रहा। पहले तो हम तुमसे बचते रहे, लेकिन आज तुमने बदमाशी दिखाने की कोशिश की तो जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। मैंने पहले शांति को इशारा किया। वो बदहवास होकर तेजी से काफी शाप की तरफ दौड़ गई। हम तो बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश में थे। मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मुझे पहले शुबा था कि ये जहर तुम ही लोग फैला रहे हो। कोई हरकत करने से पहले अपने चारों तरफ देख लो। उन दोनों ने घूमकर देखा। चारों तरफ से कम अज कम 20 दर्जन लड़के आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों बदहवास हो गए और फिर उसी बदहवासी में माइकल ने खंजर से मुझ पर हमला कर दिया। उसका ये हमला मेरे लिए गैर मुतवक्को नहीं था। मैंने बड़ी फुर्ती से उसकी खंजर वाली कलाई पकड़ ली और दाएं हाथ से उसके बाजू के नीचे बगल में जोरदार पंच रसीद कर दिया। वो अपनी जगह से तकरीबन 1 फुट ऊपर उछला। उसके पैर जमीन पर टिकने से पहले ही मैंने उसकी टांग पर हल्की सी किक भी रसीद कर दी। वो लड़खड़ाकर पुश्त के बल गिरा। खंजर उसके हाथ से छूट गया। इसी दौरान में फायर की आवाज गूंजी। ट्रूडर ने दूसरे लड़कों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर थैले में से पिस्तौल निकालकर हवाई फायर कर दिया था। शायद उसका ख्याल था कि उनकी तरफ आने वाले लड़के खौफजदा होकर भाग जाएंगे। ट्रूडर का पिस्तौल वाला हाथ अभी तक ऊपर था। वह एकदम अपनी जगह से उछला और मेरी किक उसकी कूनी पर लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर कहीं अंधेरे में घास पर गिर गया। ट्रूडर कुछ और बदहवास हो गया और इसी बदहवासी में उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसके लिए तैयार था। मैं बड़ी तेजी से नीचे झुका और उसे दोनों हाथों पर उठाकर दूर उछाल दिया। वो चीखता हुआ घास पर गिरा। फिर उसने उठकर भागने की कोशिश की, मगर 3-4 लड़कों ने उसे घेर लिया। मैं माइकल की तरफ घूम गया। इसी दौरान में मौका पाकर वो मुझ पर हमलावर हो चुका था। इस मर्तबा मैं अपना दिफा नहीं कर सका। उसकी फ्रंट हाई किक मेरे बाएं कंधे पर लगी। मैं लड़खड़ा गया, मगर अपने आप को गिरने से बचा लिया। माइकल ने दूसरी किक लगाई जिसे मैंने हाथ से रोका। उसने फौरनी साइड लेफ्ट किक लगाने की कोशिश की, मगर इस मर्तबा भी मैंने उसे कामयाब नहीं होने दिया और फिर बाजू की हड्डी पर लगने वाले मेरे एक ही चोप ने उसे बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया। वो जरा सा एक तरफ झुका। मैंने उसे जोरदार साइड किक लगा दी। वो कराकर पलट गया, लेकिन इस मर्तबा फौरन ही संभल गया। दूसरी तरफ ट्रूडर लड़कों के घेरे में आ चुका था। ट्रूडर के बिलबिलाने की आवाजें बता रही थी कि लड़के उसकी ठीक ठाक तबादे कर रहे थे। वह एक बार फिर माइकल की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो हमला करने के लिए पर तोड़ रहा था। हमारे गिर्द भी चंद लड़के जमा हो गए थे, मगर उन्होंने मुदाखलत नहीं की। वो जानते थे कि माइकल के लिए मैं ही काफी हूँ। माइकल ने मेरे मुंह पर पंच मारने की कोशिश की, मगर मैंने बड़ी फुर्ती से जरा सा साइड में हटते हुए उसके बाजू पकड़ दिया और उसे आगे की तरफ हल्का सा झटका देते हुए उसके मुंह पर जोरदार राइट पंच मार दिया। उसके साथ ही उसकी टांगों के बीच में लेफ्ट फ्रंट किक भी मार दी। इस दोहरी तकलीफ से वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। मैंने अपनी टांग पीछे खींचकर आगे की तरफ जोरदार झटका दिया और साथ ही उसका हाथ भी छोड़ दिया।
वो चीखता हुआ मुंह के बल गिरा। मेरा ख्याल था कि अब वो कुछ देर तक उठने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने उठकर एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन वो चंद गज से ज्यादा दूर नहीं जा सका। 3 लड़कों ने लपक कर उसे घेर लिया था। उसी वक्त किसी ने चीख कर कहा, पुलिस आ रही है। 1 सेकंड के अंदर अंदर लड़के ट्रूडर और माइकल को लेकर वहां से गायब हो चुके थे। बाकी लड़के इधर उधर हो गए। 2-4 लड़के काफी शॉप के सामने कुर्सियों पर बैठ गए। शांति भी वहां बैठी हुई थी। मैं भी उसके करीब कुर्सी पर बैठ के, और तकरीबन उसी वक्त 2 पुलिस वाले वहां पहुंच गए। वो कुछ देर तक इधर उधर देखते रहे, फिर एक मेज के करीब आकर रुक गए और वहां बैठे हुए 2 लड़कों से हंगामे के बारे में पूछने लगे। हंगामा? एक लड़के ने हैरत का मुजाहरा करते हुए कहा, हम 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो कोई हंगामा नहीं हुआ, मगर हमें इतला मिली है कि यहाँ 2 आदमियों को मारा जा रहा है। पुलिस वाले ने कहा, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, दूसरे लोग भी बैठे हैं, उनसे भी पूछ लो। उस लड़के ने जवाब दिया। पुलिस वाले दूसरों से पूछते रहे, हर एक ने किसी हंगामे से लाइल्मी जाहिर की। एक पुलिस वाले ने कॉर्नर शॉप के मालिक और 2 मुलाजमों से भी दरियाफ्त किया, उन्होंने भी लाइल्मी में सर हिला दिया। पुलिस वाला बड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा। दूसरा पुलिस वाला उस बेंच के आसपास टहल रहा था जिसके करीब सारा हंगामा हुआ था, और फिर उसे वो थैला मिल गया जो लड़ाई के दौरान में ट्रूडर के कंधे से गिर गया था। उसके हाथ में थैला देखकर मैं चौंक गया। रोशनी में आकर पुलिस वाले ने थैले की तलाशी ली तो उसमें करेंसी नोट और हीरोइन की पुड़ियां देखकर वो भी उछल पड़ा और तेज कदम उठाता हुआ अपने साथी के करीब पहुंच गया। वो दोनों कुछ देर तक आपस में बातें करते रहे और दोबारा उसी बेंच के करीब पहुंच गए और उन्हें वहां से कुछ और नहीं मिला। ट्रूडर का पिस्तौल और माइकल का खंजर पहले ही लड़के वहां से हटा चुके थे। उस थैले का ख्याल शायद किसी को नहीं आया था। पुलिस वाले अब उस थैले के बारे में लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन हर कोई कंधे उचका रहा था। दोनों पुलिस वालों के चेहरों पर तशवीश नुमाया थी और फिर वो तेज से कदम उठाते हुए चौकी की तरफ चले गए। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। पुलिस वालों के जाने के बाद मैंने शांति की तरफ देखकर कुर्सी से उठते हुए कहा। शांति मेरे साथ चल रही थी, वो अब भी खौफजदा थी और मैं उसे तसल्ली दे रहा था कि अब कुछ नहीं होगा। उसने ट्रूडर से मिलने वाली हीरोइन की पुड़िया मुझे दे दी थी जिसे मैंने जेब में डाल दिया। शांति को उसकी रिहाइशगाह पर छोड़कर मैं उस जगह पर आ गया जहां ट्रूडर और माइकल को पहले ही पहुंचा दिया गया था। दूसरे लड़कों के साथ कूची भी वहां मौजूद था। ये एक छोटा सा मकान था जो अलग थलग वाक़ था। मास्टर लीशी यान और 2 सीनियर मास्टर भी वहां मौजूद थे। लड़कों को उस कमरे से हटा दिया गया और ट्रूडर और माइकल से पूछगछ शुरू होगी। शाओलिन में इरवन के फैलाव के हवाले से मेरा दूसरा शुबा भी दुरुस्त निकला। उसके पीछे मैगा ही का हाथ था। उन्हें इरवन मैगा ही फराम कर रहा था और ये दोनों उसके लिए 50-50 के उसूल पर काम कर रहे थे। इन दोनों को तो मैंने पहले रोज देख लिया था जब सराय में हमारे कमरे में इन्होंने जानकी और चीकू के साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी, और अब तो ये दोनों मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ गए थे। वो अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट कहते थे और इस फन की आला तरबियत के लिए यहाँ आए थे, मगर पहले रोज अंदाजा हो गया कि वो किस कुमाश के लोग हैं। और फिर मौका मिलते ही इन्होंने मैगा और इक्शान के साथ मिलकर हीरोइन का धंधा शुरू कर दिया था। यूरोप वाले यूं तो मुनशियात की रोकथाम के हवाले से बहुत शोर मचाते हैं। वो बाज़ एशियाई ममालिक को मुनशियात फरोग का जिम्मेदार करार देते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये सारा मजमूम कारोबार उन्हीं के ममालिक में होता है। हीरोइन इस्तेमाल करने वालों की सबसे ज्यादा तादाद भी यूरोप और अमेरिका ही में है। नित नए और तबाहकुन नशे मुतारफ कराने का सेहरा भी यूरोप और अमेरिका वालों के सर ही बनता है। माफिया के बड़े बड़े डॉन और इस किस्म की सारी तंजीमें अमेरिका और यूरोप ही में हैं। इसमें शुबा नहीं कि हीरोइन के हवाले से एशिया के 3-4 ममालिक खासे बदनाम है, मगर उसके पीछे भी यूरोप और अमेरिका ही का हाथ है। चंद साल पहले एशिया में कोई हीरोइन का नाम भी नहीं जानता था। ये यूरोप और अमेरिका वाले ही थे जिन्होंने ये बदतरीन लानत यहाँ मुतारफ कराई। ट्रूडर और माइकल को दूसरों के हवाले करके हम अपने कैंप में वापस आ गए। चंद रोज गुजर गए। जिस तरह उस रोज के बाद मैंने इक्शान के बारे में कुछ नहीं सुना था, उन दोनों के बारे में भी उस रात के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया। जानकी भी अब फिट हो गई और मेरे साथ प्रैक्टिस में बाकायदा हिस्सा ले रही थी। इसी दौरान में शांति से मैं कई मुलाकातें कर चुका था। शांति का बाकायदा इलाज हो रहा था। वो पहले की तरह चाको चौबंद तो नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की वर्जिश शुरू कर दी थी और बतदरीज फिटनेस की तरफ लौट रही थी। कामनी को शाओलिन आए 2 साल हो चुके थे। यूं तो कोई भी फन सीखने के लिए पूरी जिंदगी भी नाकाफी होती है, मगर तयशुदा कोर्स के मुताबिक जानकी अपनी तरबियत मुकम्मल कर चुकी थी और 1 महीने बाद हमारे कैंप की सालाना तकरीब होने वाली थी। टूर्नामेंट की तर्ज पर मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें दूसरे कैंपों को भी मदऊ किया गया था। हमारे कैंप में भी बड़े जोरों शोर से तैयारियां हो रही थी। मैं भी उन मुकाबलों में हिस्सा ले रहा था। अपने लड़कों के अलावा दूसरे कैंपों के लड़कों से भी मेरे मुकाबले हुए थे। सेमीफाइनल में 4 कैंपों के लड़के आए थे। मैंने अपने हरीफ को बहुत आसानी से नॉकआउट करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। दिलचस्पी की बात यह थी कि मैंने अब तक जितने भी मुकाबले जीते थे नॉकआउट की बुनियाद ही पर जीते थे। मेरे मुकाबले में दूसरी तरफ फाइनल में आने वाले लड़के का ताल्लुक मास्टर मिशी यांग के कैंप से था। वो शाओलिन टेंपल का बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट समझा जाता था। उसके रिकॉर्ड में शिकस्त नाम की कोई चीज नहीं थी। अपनी 2 साल ट्रेनिंग के दौरान में वो कभी कोई मुकाबला नहीं आ रहा था।
महाना मुकाबलों में वो 8 मरतबा चैंपियन रह चुका था। बाकी मुकाबलों में उसने हिस्सा नहीं लिया था। मास्टर हैंग पाई को शाओलिन टेंपल का सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे काबिल एहतराम उस्ताद समझा जाता था। दूसरे तमाम मास्टर भी उसका बेहद एहतराम करते थे। फाइनल वाले रोज भी शाओलिन के तमाम कैंपों के मास्टर्स को मदऊ किया गया और हकीकत ये थी कि उस रोज हमारे जिम्नाजियम में तिल धरने तक की जगह नहीं थी। पहले चंद छोटे नुमाइशी मुकाबले हुए और फिर हमारे मुकाबले का ऐलान हुआ। मेरा हरीफ होशीन कद में मुझसे 2-3 इंच निकलता हुआ था। जिस्मानी लिहाज से वो मुझसे ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर था, मगर ये मुकाबला जिस्मानी ताकत के मुजाहरे का नहीं, टेक्निक्स के इस्तेमाल का था। और मैं जानता था कि कामयाबी उसी के हिस्से में आएगी जो बेहतर टेक्निक इस्तेमाल करेगा। मुकाबला शुरू होते ही हरीफ ने मुझ पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए।